properties of properties of alkyl halide. Physical properties of alkyl halide. नंबर 1, जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं उसमें जो इनके लोअर मेंबर्स हैं जैसे मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये जो एकदम लोअर मेंबर्स हैं दे आर गैसेस। एंड इसके बाद जितने भी जैसे मेथिल आयोडाइड भी थोड़ी सी बड़ी होती साइज में, तो मेथिल आयोडाइड भी क्या होती है, लिक्विड कंडीशन होती है और ये C18 तक लिक्विड है। तो एल्किल हैलाइड्स का जो जनरल वे हम लोग जाते हैं जैसे पता चला एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड, तो ये दे आर लिक्विड्स। तो आप ये समझ लीजिए CH3F, CH3Cl, CH3I, C2H5F, C2H5Cl आर गैसेस, ये गैस है। इसी में आप समझ लीजिए CH3I, C2H5Br, C2H5I and C18, they are liquids। ये लिक्विड्स हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, तो फिजिकली जो है ये गैस और लिक्विड के फॉर्म में मिल रहा है। इससे बड़ी हैलाइड्स का काम वर्क नहीं है। अगर इसके बाद भी कोई हैलाइड्स कभी कोई पूछे आपसे तो दे आर सॉलिड, लेकिन C18 तक दे आर लिक्विड। ये कंडीशन हुई। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को ही सबसे पहले समझना है। इसके बाद आती है बात इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो जिस भी एल्केन से ये एल्किल हैलाइड बनी हुई है, वो उस एल्केन से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जो पेरेंट एल्केन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड, ये जो एल्किल हैलाइड है जिस भी एल्केन से बनी होगी, एल्किल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड इज मोर देन पेरेंट एल्केन। पेरेंट एल्केन जो उसकी होती है, पेरेंट एल्केन मतलब जैसे पता चला CH3F है, तो CH3F किससे बना होगा, CH4 से बना होगा। तो CH3F का बॉइलिंग पॉइंट CH4 से ज्यादा है। और ये भी आप समझ रहे हैं क्यों ज्यादा है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो मॉलिक्यूलर जो हमने बताया आपसे पहले से ही बात हो चुकी है चैप्टर में कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। आप देखिए अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ना है इनका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर एल्किल हैलाइड में पढ़ना है तो आप देखिए जैसे सब ज्यादा किसका होगा, RI का होगा, फिर किसका होगा, RBr का होगा, फिर किसका होगा, RCl का होगा, फिर किसका होगा, RF का होगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसे जैसे आप देखें मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे उसका अनुभार घट रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट वहां लगातार घट रही है। इसके बाद आप जानते हैं जैसे आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स हैं, आइसोमेरिक का मतलब जैसे जैसे चेन आपकी क्या होगी, चेन अगर छोटी होती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट वहां पर लगातार बढ़ता जाएगा। आप देखिए सर। हाँ सर मेथिल आयोडाइड गैस और लिक्विड दोनों में है। मेथिल आयोडाइड लिक्विड है। इसकी सर आप तो दोनों में लिखे हैं, जैसे मेथिल गैस फ्लोराइड, और मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, ये गैसेस हैं। मेथिल आयोडाइड लिक्विड है। मेथिल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है क्योंकि ये लिक्विड है। अगर ये गैस होता तो उनके अनुसार होता है। जैसे आप जानते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का
गैस से ज्यादा होता है, सॉलिड का लिक्विड से ज्यादा होता है। जो जो स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड यस गैस, सर। तो जिसके मॉलिक्यूल्स जितने दूर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। ठीक है। लेकिन सर आप तो दोनों जगह लिखे हैं मेथिल आयोडाइड, गैस और लिक्विड दोनों में है। CH3I लिक्विड है। ऊपर गैस में भी लिखे हैं ना सर CH3I। ठीक। इसके बाद आप देखिए ऑर्डर इन आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड, जो इनकी आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड होती है, अगर वहां पे कभी ऑर्डर देखेंगे आप, तो वो ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी से, सेकेंडरी का टर्सरी से ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात आ गई। नंबर 3, डेंसिटी। डेंसिटी के बाद में देखिए, जो जो फ्लोराइड होती है, मतलब RF और RCl, RF और RCl, इनका जो इनका जो घनत्व, इनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। ये लाइटर देन वाटर है। RF एंड RCl लाइटर देन वाटर। ये वाटर से हल्के होते हैं, इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पर RBr एंड RI, दे आर heavier than water, heavier than water, ये वाटर से भारी होते हैं। जो RBr और RI हैं, ये वाटर से हैवी होते हैं। मतलब ये जो इनका ऑर्डर है डेंसिटी का, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी देखिए, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या है? ये है आपका RI, RBr, RCl, RI, सॉरी R, ये इसका डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आप देखिए RI, RBr, RCl, RF, ये डेंसिटी का क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी है। और आपने ये स्टेट भी देख लिया कि RF और RCl वाटर से हल्के होते हैं। हल्का होगा मतलब इसकी डेंसिटी कम होगी। RBr और RI क्या है? वाटर से हैवी है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी जल से ज्यादा है। तो अगर इस ढंग से आप अरेंजमेंट रखेंगे, इनको अरेंज देखिए, RI, RBr, RCl, RF, ये इस वे में है। चौथी बात आती है यहाँ पे, जो फोर्थ पार्ट है, या समझ रहे, जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं ना कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनके बॉन्ड पोलर होते हैं। जैसे आप देखिए RCl है, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो R और Cl के बीच में बॉन्ड पोलर होता है। पोलर बॉन्ड होने के बावजूद ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। जबकि आप पता है वाटर में डिजॉल्व होने के फीचर में था कि अगर बॉन्ड पोलर है तो वहां पर वो डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिजॉल्व नहीं होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं। ये वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल हैं। और अगर ये इनसॉल्युबल है वाटर में, तो रीजन क्या है? रीजन ये है डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते होते तो ये वहां पर सोल्युबल होते। तो जो जो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर है वो ये है कि ये पोलर होने के बावजूद, मतलब एल्किल हैलाइड्स आर पोलर, एल्किल हैलाइड्स आर पोलर,
पोलर समझ रहे हैं? पोलर का मतलब होता है कि ये आसानी से ब्रेक होते हैं। देखिए आर और सीएल को अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे होते हैं, आर और सीएल आप ऐसे कर सकते हैं कैसे ब्रेक होता है, ये आर प्लस और सीएल माइनस। लेकिन ये प्लस माइनस होने के बावजूद, प्लस माइनस होने के बावजूद ये क्या है, ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं। वाटर में इनसॉल्युबल क्यों है? ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं क्योंकि ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते। अच्छा जैसे बात आई मान ली रिएक्टिविटी तो देख लिया आपने। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेबिलिटी की, एल्किल हैलाइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तब स्टेबिलिटी तो आप समझ रहे हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, वीक होगी। आप देखिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, आर एफ सब ज्यादा स्टेबल है, फिर आर सी एल, फिर आर बी आर, फिर आर आई। ये देखिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? फ्लोराइड है। इसलिए है क्योंकि फ्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसकी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है। ओके, कम है। यस सर। ये इसकी फिजिकल स्टेट है। अब हम लोग केमिकली बात करेंगे। फिजिकल स्टेट के बारे में मतलब था जो हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को जनरल वे में देख करके समझ सके कि वहां पे क्या कंडीशन है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में समझ रहे हैं? जो केमिकल प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक रूप से, तो जो रासायनिक गुण होता है वो इनके रिएक्शंस का होता है। आप ये देखिए कि इनके बॉन्ड की कंडीशन क्या है, इनकी संरचनाएं क्या है, कैसे अभिक्रियाएं दे सकते हैं। तो देखिए एल्किल हैलाइड में जो दो मुख्य अभिक्रियाएं हैं, वो पहली तो है कि एल्किल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। भाई इसमें हैलाइड को सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरा ग्रुप आए, जो इसकी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जो एल्किल हैलाइड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जो हमने आपको मैकेनिज्म में SN1 और SN2 पढ़ाई है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। याद होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने आपको SN1 और SN1 की मैकेनिज्म ब्रीफली समझाई थी। ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी मैंने उसमें दिए हुए थे आपको। फिर से बात करेंगे तो जो इसकी नंबर 1 की रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप बोलते हैं SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एल्किल हैलाइड्स हैं, जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने पार्ट की है? ये दो प्रकार की है, एक होती है SN1, एक होती है SN2। पहले तो समझिए कि बेसिकली रिएक्शन है क्या। जो ये SN1 या SN2 है वो बेसिकली रिएक्शन है कि एल्किल हैलाइड से एल्कोहल की फॉर्मेशन, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाने की जो विधि है वो है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें केवल एक फैक्टर यूज हो रहा है कि एक्वस NaOH हम लोग यूज करते हैं। एक्वस NaOH या एक्वस KOH, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस NaOH या एक्वस KOH से की जाएगी। तो वहां पर Cl Br I या जो भी हैलोजन होगा उस हैलोजन को OH से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैकेनिज्म किस स्टेप के बेसिस पर SN1 SN2 है। मेन रिएक्शन जो है वो आप देखिए ये है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा RX प्लस
NaOH, NaOH एक्वस है, यहाँ बन जाएगा आपका ROH और प्लस बन जाएगा NaX। ये रिएक्शन है, ये बन गया आपका एल्कोहल। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल की फॉर्मेशन है, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल की फॉर्मेशन है, और ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप ये देखिए, जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं SN1, SN1 का मतलब हुआ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये एक अणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो एक अणु का मतलब होता है कि इसके जो रेट डिटरमिनिंग स्टेट होगा, उस रेट डिटरमिनिंग स्टेट में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। अगर रेट डिटरमिनिंग स्टेट में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है तो वो रिएक्शन कहलाती है SN1 रिएक्शन। आप देखिए, इसका मतलब होता है जो यहाँ पर हम लोग रेट लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। अगर ये रहेगा तभी के केस में ये SN1 कहलाएगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बेसिस पर है। यहाँ का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो आप समझ लीजिए कि टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेथिल, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेथिल, ये जो ऑर्डर है यही है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसके लिए एल्किल हैलाइड के लिए आप देखिए जो रिएक्शन है, आप देखिए इसकी मैकेनिज्म जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो मैंने एग्जांपल लिया है। देखिए CH3 ये Cl, ये है आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड को लेकर के मैंने मैकेनिज्म को शुरू किया। टर्सरी एल्किल हैलाइड को लेकर के जो मैकेनिज्म हम शुरू कर रहे हैं, इस पर आप जरा ध्यान दीजिए। ये इसके साथ रिएक्शन कराया हमने, NaOH ना हो तो KOH हो, लेकिन ये एक्वस होगा, जलीय होगा। एक्वस NaOH या एक्वस KOH, ये इनके साथ अभिक्रिया कराएंगे और ये रिएक्शन यहाँ पर जब होगी तो आप देखिए जहां पर ये Cl है वहीं पर OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CH3OH प्लस NaCl। ये आपकी SN1 रिएक्शन होगी 100%। देखिए जो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी मेथिल का ऑर्डर है उसमें समझ लीजिए कि ये टर्सरी 100% SN1 है, मेथिल और प्राइमरी 100% SN2 है, और जो सेकेंडरी है ये SN1 एंड SN2 दोनों है। समझ रहे होंगे आप। देखिए जो प्राइमरी है या जो मेथिल है वो ऑलवेज SN2 देगी, जो टर्सरी है वो SN1 देगी, लेकिन जो सेकेंडरी है वो SN1 और SN2 दोनों से उसकी मैकेनिज्म लिखी जा सकती है। दे फॉलो SN1 SN2 बोथ।
अब आप देखिए जो इसकी फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, जो यहाँ फर्स्ट स्टेप रिएक्शन लिखेंगे वो क्या होती है, वो होती है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। सबसे पहले इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ, मैकेनिज्म स्टार्ट करिए। मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन। इंटरमीडिएट शब्द जहां भी आता है, देखिए इंटरमीडिएट वर्ड जहां भी आता है वहां समझ लीजिएगा इंटरमीडिएट वही होता है जो वहां पर सबसे स्टेबल प्रावस्था आती है। तो सबसे स्टेबल प्रावस्था लाना आपका काम है। कहीं मान लीजिए प्राइमरी से भी मैकेनिज्म को आप सीखते हैं तो वहां पर भी आप प्रयास करेंगे कि चाहे वो एल्किल हाइड्राइड शिफ्ट आएगी लेकिन सबसे स्टेबल प्रावस्था लाएंगे। वर्ड इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट शब्द कहाँ भी आएगा, इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि वो स्टेट सबसे स्टेबल स्टेट आएगी। आप मैकेनिज्म का देखिए फर्स्ट स्टेप में लिखा जाता है, ये देखिए C3 है, ये C है, यहाँ CH3 है, ये CH3 है, ये Cl है। यहाँ देखिए ये CH3 भी प्लस आई इफेक्ट, ये CH3 प्लस आई इफेक्ट, ये CH3 प्लस आई इफेक्ट, ये तीनों CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। दे शो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, ये अपने पास से इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय कार्बन पर रिलीज करेंगे। सेंट्रल कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो सेंट्रल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जो कार्बन बीच में है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी तो कार्बन और सी और Cl के जो बीच का बॉन्ड है उसमें पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली अपने से इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है। देखिए क्या बन गया, CH3 यहाँ CL3 प्लस चार्ज प्लस Cl माइनस, ये देखिए बना। अब आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कंडीशन है इसमें ये इंटरमीडिएट है। कौन? ये हुआ इंटरमीडिएट। अब जैसे हम लोग कहीं सेकेंडरी की केस लिए होते तो वहां पर हम लोग यहाँ शिफ्टिंग भी करते, क्योंकि ये सबसे स्टेबल है। ये क्या है आपका? टर्सरी है। ये जब सबसे स्टेबल टर्सरी है तो अब इससे ज्यादा स्टेबल कंडीशन यहाँ पर लाना संभव नहीं है। यही सब ज्यादा ये हो गई फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप की। यहीं पर जो रिएक्शन की रेट लिखी गई वो रेट आप देखिए क्या हुई, वो रेट हुई CH3Cl। यहाँ देखिए रेट क्या होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो अभिकारक वहां भाग लेता है उस अभिकारक के, जो अभिकारक भाग लेता है उस अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस अभिक्रिया की रेट होती है। यही लॉ ऑफ मास एक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने सीखा रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यहाँ पर मजबूरी है कि अभिकारक एक है। जब अभिकारक एक है तो रिएक्शन क्या हो गई, SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, वो न्यूक्लियोफिलिक हो रही है। और इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसकी वजह से इसका नाम हो गया SN1। ये है आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये जो फर्स्ट स्टेप है यही इसका क्या है, रेट को डिटरमिन करने वाला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप।
सेकेंड स्टेप पे क्या होता है, सेकेंड स्टेप पे जो आपका इंटरमीडिएट बन गया वही इंटरमीडिएट आगे रिएक्शन में प्रोसीड करता है। क्या बना आपका, यहाँ बन गया आपका कार्बोनियम। कार्बोनियम में टर्सरी कार्बोनियम, जो कार्बोनियम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वही कार्बोनियम वहां पर इंटरमीडिएट का काम करता है। अब आप देखिए जो लास्ट रिएक्शन आ गई वो क्या आ गई, यही यही स्टेप 2, स्टेप सेकंड। इस स्टेप सेकंड देखिए CH3C CH3 CH3 ये प्लस चार्ज और किसके साथ रिएक्शन होगी, ये OH माइनस, जो NaOH है उसका OH आया कहाँ, सेकंड स्टेप में। ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है और आपको बन गया CH3C CH3 CH3 OH। जिस साइड पे जिस भी जगह पर, इस साइड पे मतलब जहां पर Cl लगा हुआ था उसी पर OH जाकर के अटैच हो जाएगा। आप देखिए उसी जगह पर हुआ। मॉलिक्यूल में कोई भी इन्वर्जन नहीं होता है, मॉलिक्यूल जैसे रहता है वैसे ही रहता है, मॉलिक्यूल्स की कंडीशन में कहीं कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते। यस सर। हाँ हाँ बोलो, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नहीं होते क्या? अगर देखिए जैसे जैसे आप कोई कंपाउंड ले लेंगे, आप मान लीजिए आपने प्राइमरी लेकर के SN1 लिखने का प्रयास किया तो वहां पर शिफ्टिंग आएगी, लेकिन मैंने कहा कि जो प्राइमरी होगी, जो मेथिल होगी, वो आप समझिए 99% केसेस में SN2 रिएक्शन देगी। ठीक है, देखिए रिएक्शन देता कौन है, इंपॉर्टेंट ये मैकेनिज्म लिखने का तो सिस्टम यही है, जो इंटरमीडिएट होगा वो इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल बनाएंगे। यहाँ पर स्टेबल था इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन जहां पे स्टेबल नहीं रहेगा वहां हम लोग स्टेबल बनाएंगे। ठीक है, यस सर। रिएक्शन है SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हमने पढ़ा दिया आपको। ये फर्स्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, वो स्लो स्टेप है, ये सारी चीजें हो गई। SN2 नंबर 2, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखिए बाई मॉलिक्यूलर है, क्या है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह द्विअणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया है। मतलब इसके जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसी स्टेप में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए जहां पर 2 और 1 है, ये 2 और 1 मतलब एक अणुक और दुई अणुक का जो मतलब है वो ये है कि उसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अगर जिसके भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, एक रिएक्टेंट होगा, वो हमेशा 1 में आएगा, और जब 2 रिएक्टेंट होगा तो वहां पर 2 आएगा। ये बात हम लोग अभी एलिमिनेशन में E1 और E2 में भी पढ़ेंगे। E1 और E2 में भी हम लोग ये पढ़ेंगे, तो वहां पर भी 1 जो है वहां पर फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप, जिसका जो स्टेप उससे मतलब हमारा भी नहीं है। हमारा मतलब ये है कि जो भी स्टेप उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, उस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में अगर एक मॉलिक्यूल है तो रिएक्शन 1 यूनिमॉलिक्यूलर होगी, और अगर 2 मॉलिक्यूल है तो रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर होगी। यहाँ पर ये SN2 रिएक्शन है। यहाँ का जो ऑर्डर है, यहाँ का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यहाँ का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो देखिए क्या है, मेथिल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मेथिल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये इसका ऑर्डर है। और देखिए यहाँ पर जो रेट होगी, यहाँ जो रेट होगी
को रिएक्टेंट 1 इंटू रिएक्टेंट 2, या आप 1 2 ले सकते हैं, 2 रिएक्टेंट होगा। इस 2 की वजह से, इसी 2 की वजह से ये बाई मॉलिक्यूलर बोली जाती है। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब ही है क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट 2 होगा। और क्या होगी, मैकेनिज्म जो है एक स्टेप पे कंप्लीट होगी वाया फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। मैकेनिज्म इज completed in one step via formation of transition state। ये जो मैकेनिज्म है वो एक स्टेप पे कंप्लीट होती है, 1 स्टेप पे कंप्लीट होती है वाया फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट आती है, उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। हम कोई एग्जांपल प्राइमरी का लेकर के चलते हैं। और क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में इन्वर्जन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग वाल्डेन इन्वर्जन। एक नाम है वाल्डेन, WALDEN, वाल्डेन इन्वर्जन। मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट है, ये दोनों मॉलिक्यूल दोनों में चेंजेस होते हैं 180 डिग्री के। जहां पर Cl या जहां पर हेलोजन जुड़ा है उसके जस्ट 180 डिग्री पर जाकर के यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का OH जुड़ता है। मतलब OH और Cl के जो बीच की बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है, वो 180 अंश है। आप देखिए रिएक्शन हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं। रिएक्शन है, देखिए ये C है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ Cl है। देखिए ये है रिएक्शन। यहाँ पर OH माइनस आ रहा है, OH माइनस आया। देखिए इसके पास इस समय 6 इलेक्ट्रॉन है, O के पास तो 4 पहले से भी होते हैं और माइनस की वजह से 2 और आ गए। ये एल्किल हैलाइड है। यहाँ देखिए जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो एक बीच की कंडीशन आएगी। देखिए क्या होगा, एक बीच ये रिएक्टेंट जाएगा यहाँ से अटैक करेगा। बैक जो इसका अटैक है वो कहाँ से होगा, बैक से होगा। अब बैक में आकर के देखिए क्या होगा, ये HO, यहाँ देखिए C, अब देखिए H, यहाँ H, यहाँ H, तो यहाँ Cl। देखिए ये स्टेज है आपकी, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव एक साथ जुड़े हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं यहाँ की कंडीशन क्या है। यहाँ की कंडीशन ये है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब आप इस स्टेट के बारे में समझिए। आप जानते हैं कार्बन के पास बॉन्ड कितने बनते हैं, 4। कार्बन के पास 4 से ज्यादा बॉन्ड बनने संभव नहीं है। जब 4 ही बॉन्ड बन सकता है तो यहाँ बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 5। अब 5 बॉन्ड तो संभव नहीं है। जब 5 बॉन्ड संभव नहीं है, इसमें ये हो सकता है कि एक निकल रहा हो, एक जुड़ रहा हो। 2 सूरत है यहाँ पर, या तो Cl निकल चुका है, OH जुड़ चुका है, या Cl भी निकल रहा है, OH भी जुड़ रहा है, दोनों में से कोई नहीं जुड़ा है। इसीलिए ये जो सेंट्रल कार्बन है, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 और sp3 दोनों होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारी जगहों पर पूछा गया प्रॉब्लम है कि ये इस सेंट्रल कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2 sp3, ये दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ है। और देखिए अगले स्टेप पे क्या होता है, अगले स्टेप पे प्रोडक्ट बन जाता है आपका यहीं पर, ये C H AH AH प्लस Cl माइनस। अब आप देखिए प्रोडक्ट जो है क्या हुआ, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में डिफरेंस कितना आया, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच डिफरेंस है 180 डिग्री का। इनके बीच अंतर कितने का है, 180 अंश का है। अब आप देखिए Cl यहाँ था, OH कहाँ यहाँ है, देखिए ये डिफरेंस है। ये बॉन्ड कितना है, ये बॉन्ड एंगल है
180 डिग्री, 180 अंश के अंतर पर है, और इसी इन्वर्जन को बोलते हैं वार्डन इन्वर्जन। जब कहीं ये वर्ड पूछा जाए तो SN2 मैकेनिज्म ही है वार्डन इन्वर्जन की, ठीक है। ये SN2 रिएक्शन थे। देखिए SN1 SN2 केवल क्लासिफाई करते हैं हम लोग इसके कंडीशन पर कि रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप पे हो रही है, एक स्टेप में है कि 2 स्टेप पे है। दूसरी चीज ये कि इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल है कि 2 मॉलिक्यूल है। लेकिन दोनों ही रिएक्शन में एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमेशा इसका मतलब केवल एल्कोहल बनाना ही हुआ, ऐसा नहीं है। कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, चाहे साइनाइड आए, चाहे नाइट्राइल आए, चाहे COH आए, चाहे NO2 आए, चाहे नाइट्राइड बने, ठीक है। आप कुछ भी बनाइए, अगर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के इसके हैलोजन को रिप्लेस करेगा तो रिएक्शन बोली जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो किसी न्यूक्लियोफाइल के कारण हो रही है, ठीक है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ही अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो मैकेनिज्म थी, अब इसकी रिएक्शंस पे हम लोग चलते हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 रिएक्शन। अब रिएक्शन पे आ गए। ये हमने अभी तक तो मैकेनिज्म पढ़ी, हम लोगों ने SN1 SN2 की मैकेनिज्म पढ़ी। अब हम लोग इसके रिएक्शंस की बात करते हैं। इसकी रिएक्शंस की पहली कंडीशन ये है कि अगर एल्किल हैलाइड को, देखिए ये एल्किल हैलाइड है, अगर एल्किल हैलाइड को बॉयल वाटर के साथ रिएक्शन करा दे, इसके साथ बॉयल वाटर के साथ, ये एल्किल हैलाइड है, ये RX है, यहाँ पर RX है, इस RX की रिएक्शन H2O बॉयल साथ करा दे, यहाँ बन जाता है ROH प्लस HX। ये बन गया देखिए एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। RX की रिएक्शन अगर आप H2O बॉयल साथ करा दीजिए तो वहां क्या बन जाएगा? वहां आपको बन जाएगा एल्कोहल। देखिए जो दूसरी रिएक्शन है जो अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ाई, ये RX की रिएक्शन अगर आप KOH एक्वस से कराते हैं क्या बन जाएगा? ROH प्लस KX। यही तो हम लोगों ने अभी पढ़ा। इसके बाद देखिए, यस सर, नंबर 3 RX की रिएक्शन KCN से करा दीजिए, ये RCN प्लस KX। RX की रिएक्शन AgCN से करा दीजिए, ये बन जाएगा RNC प्लस AgX। ये दोनों रिएक्शन को समझिएगा। ये जो CN और NC है, ये ऐसा होता है कि जो CN का कंपाउंड है वो बाइडेंटेट है, ये दोनों तरफ से जुड़ सकता है, C से भी और N से भी। तो जिसके साथ जैसा बॉन्ड बना होगा ये उसी ढंग से जुड़ेगा, ठीक है। ये जिस प्रकार से बॉन्ड होगा उसी प्रकार से बॉन्ड यहाँ पर जुड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा।